हेलो फ्रेंड्स। आज हम एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टीयर 1 जिसका कि पेपर 6/12/2022 को हुआ था, उसके आज इंग्लिश के सेकंड शिफ्ट के पेपर को करेंगे। तो चलिए इंग्लिश के पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा इंग्लिश का सेक्शन शुरू होता है। पहला प्रश्न कह रहा है कि अंडरलाइन सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो पढ़ते हैं, द सोल्जर्स हैड नो चॉइस टू रिपोर्ट द लॉस ऑफ देयर कमांडर। नो चॉइस टू रिपोर्ट नहीं, बट टू रिपोर्ट होता है। इसका मतलब ये होता है उसके पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि वो अपने कमांडर को जो भी नुकसान हो उसके बारे में रिपोर्ट कर सके। इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ सबसे अप्रोप्रिएट हो। नो चॉइस बट टू रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एंटोनिम पूछ रहा है शब्द कंटिन्यूड का। तो पढ़ते हैं, द गेम कंटिन्यूड ड्यू टू हैवी रेनफॉल आफ्टर द पिच बिकेम कंप्लीटली वेट। मतलब गेम जो था वो चलता रहा बहुत भारी बारिश होने के बावजूद भी, और जो पिच थी वो काफी हद तक गीली हो गई थी। तो कंटिन्यूड मतलब गेम का चलते रहना, उसका ऑपोजिट होगा स्टॉप या रुक जाना। तो ये आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में मिलेगा। ऑन गोइंग मतलब जो चलता चला जा रहा है, मतलब कि कंटिन्यूअस का ये सिनोनिम हो जाएगा। प्लेड मतलब कुछ खेला हुआ, और डिसरिगार्डेड मतलब डिसरिस्पेक्टफुल। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑन द बॉल जो ईडीएम है उसका मतलब पूछ रहा है। ऑन द बॉल मतलब होता है टू बी वेरी अलर्ट, टू बी अलर्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ग्रेट पीपल आर ऑलवेज रेडी टू डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब महान लोग हमेशा तैयार होते हैं जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पर लेने के लिए। कंधा मीन्स टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। किंडल मतलब टू स्टार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज को स्टार्ट करना। जैसे कि हम फायर को किंडल करते हैं ना, उसकी छोटी सी आग लगा लेते हैं, तो उसी को स्टार्ट करना कहते हैं। सिक्योर मतलब किसी चीज को सिक्योर कर देना, सुरक्षित कर लेना। और बर्डन मतलब बोझ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर फोर फिफ्थ में पूछ रहा है एंटोनिम शब्द इमोरल का। तो पढ़ते हैं सेंटेंस, द सिटी ऑफ हैम्बर्ग एंड इट्स सराउंडिंग रीजन हैव जनरली डिसेंट हेल्थ with no pandemic illness having lately developed due to any significant degree। देखिए इमोरल मतलब होता है बैड एंड मॉरल, या जो मॉरली गलत हो उसे इमोरल कहेंगे। तो उसका इस सेंटेंस के हिसाब से शब्द एक डिसेंट है हमारे पास, जो इसका सिनोनिम हो है। डिसेंट मतलब जो सही हो, गुड एंड मॉरल हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेंटेंस का मतलब ये है कि जो सिटी था हैम्बर्ग का और उसका सराउंडिंग एरिया था वो जनरली उसके वहाँ पे डिसेंट हेल्थ थी, वहाँ पे हेल्थ कंडीशंस ठीक थी। कोई भी पैंडेमिक इलनेस नहीं फैल रहा था किसी भी डिग्री तक। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन सिक्स, स्पेलिंग एरर को करेक्ट करने को कह रहा है। तो द एजुकेशन मिनिस्ट्री बिलीव्स दैट आफ्टर द रीओपनिंग ऑफ द स्कूल्स इट विल टेक सम टाइम टू रीगेन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की देखिए सबसे पहले तो स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। इसकी सही स्पेलिंग होती है EQUILIBRIUM। तोड़ के आपको याद करना पड़ेगा इसे। पहले आपको इक्वी याद करना होगा, EQUI, यहाँ पे फिर ली, फिर ब्री, फिर हम। इस तरह से याद करेंगे तो याद हो पाएगी, बड़ी स्पेलिंग है। तो इक्विलिब्रियम मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बैलेंस या इन द प्रीवियस स्टेट। और सेंटेंस का मतलब ये कह रहा है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का ये अनुमान है कि जब स्कूल वापस खुलेंगे तो वापस से जैसा पहले चला करता था स्कूल स्तर पे पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर फोर देखिए सही स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है प्रॉपर प्रपोजिशन का प्रयोग करने के लिए। तो जब आप इसे पूर्व पढ़ेंगे तो देखेंगे, बाय मीन्स ऑफ रोप लैडर्स दे स्केल द वॉल। देखिए रोप लैडर की मदद से उन्होंने जो वॉल था उसको स्केल कर पाए, मतलब उस पर चढ़ पाए। बाकियों में देखिए अलोंग विथ मीन्स ऑफ, तो ये तो वैसे ही गलत लग रहा है। इन मीन्स ऑफ, इन मीन्स होता ही नहीं। ऑफ ऑफ मीन्स ऑफ, ये तीनों ही पढ़ने में ही अनज्ञानी सा लग रहा है। जनरली ऐसा सुनाई नहीं आएगा आपको। यही अप्रोप्रिएट है, यही आप अक्सर सुन पाएंगे कभी न्यूज चैनल्स पे या दूसरे अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपको सुनते सुनते आ जाते हैं, तो इसीलिए आपको इंग्लिश में कंटेंट सुनना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन एट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ गया। तो जब आप इसे रफली पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि शुरुआत डी से होनी चाहिए। तो द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज एन इम्पॉर्टेंट इशू दीज डेज।
तो देखिए डी से 2 जगह शुरू हो रहा है, डी के बाद बी, डी के बाद बी। पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन है वो एक बड़ा इशू है आजकल। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब अचानक से पॉपुलेशन का बहुत बढ़ जाना। फिर दिस इज बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देयर पॉपुलेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट सारी कंट्रियां प्रॉब्लम से रिलेटेड इश्यूज फेस कर रही हैं। अब इसके बाद देखिए अगर आप सी पे जाएंगे तो द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट आ गया। जबकि यहाँ पे हमने पॉपुलेशन के सारी कंट्री फेस करी, इस चीज़ के बारे में बात की। तो यहाँ पे आप देखेंगे सच प्रॉब्लम्स इंक्लूड डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू एवरीवन एंड एंश्योरिंग एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो ये सही सा लगेगा क्योंकि यहाँ पे सारी कंट्री फेस कर पा रही है और उसके बाद उसके ही पार्ट को थोड़ा और खोल दिया गया, मतलब उसमें ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में और कौन कौन से टाइप्स हैं, इसीलिए बी के बाद ए आएगा। इसका मतलब ये कि ये जो प्रॉब्लम्स है इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, इसमें आती है डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर पाना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाना सारे लोगों को, और एम्प्लॉयमेंट दे पाना। और लास्ट में है द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन प्रेशर। इसमें सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट जो है वो है पॉपुलेशन का प्रेशर, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज के लिए बहुत सारे लोग कम्पीट करते हैं, तो जनरल पब्लिक के लिए मुश्किल हो पाता है ना, एक सेट स्टैंडर्ड्स बनाकर किसी भी चीज़ को अचीव कर पाना। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह रहा है। तो राधा सेड व्हाई डिडंट ही फॉरवर्ड हिज पिटिशन टू मी। तो व्हाई डिडंट ही है तो इसका हो जाएगा डिडंट के साथ हैड नॉट आ जाता है। तो व्हाई यहाँ पे ही है तो देखिए आप लिखेंगे व्हाई ही हैड नॉट फॉरवर्डेड हिज पिटिशन टू मी। हिज पिटिशन टू मी तो सेम ही रहने वाला है, तो देखिए सब में आपको सेम दिखेगा। अब देखिए डिडंट के साथ हैड नॉट होता है, इसीलिए देखिए हैड नॉट यहाँ पे है, बाकी यहाँ हैज नॉट हो गया इसलिए ये गलत हो गया, ये ही नॉट हो गया तो ऐसे ही गलत है। हैड नॉट यहाँ भी है, बस यहाँ पे फॉरवर्डेड ना होके सिर्फ फॉरवर्ड लिखा हो, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 फिर से रीअरेंजमेंट आ गया। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक, अब देखिए अगले वाले जो भी सेंटेंस है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह के हैं उसके बारे में आना चाहिए। तो कैसे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोरीन होता है, क्लोराइड या मैग्नीशियम। तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो देखिए शुरुआत एस से यहाँ पे हो रही है। अब इसके बारे में और बताएगा तो देखिए आर इलेक्ट्रिकली चार्ज मिनरल्स दैट के बाद आर प्रेजेंट इन द बॉडीज फ्लूइड एंड आर इम्पॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग द वाटर इन योर बॉडी। तो इस सेंटेंस में कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और मैग्नीशियम होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज मिनरल्स होते हैं जो कि किसी भी फ्लूइड बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये वाटर बैलेंसिंग में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए कह रहा है, पढ़ते हैं। टुडे माय डैड विल टीच मी हाउ टू मेक अ स्मॉल शेल्टर फॉर माय डॉग। तो मतलब कुल मिला के डॉग के घर की बात हो रही है, तो उसे हम कैनल कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। ये कैनाल जो नहर बनती है उसे कहते हैं बरो। जो खरगोश जैसे बरो के अंदर रहता है, मतलब मिट्टी के अंदर गड्ढा करके उसके अंदर, और शेड मतलब अस्तबल जहाँ पे घोड़े या गाय रखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11 एंटोनिम पूछ रहा है शब्द हार्मोनी का। हार्मोनी मतलब होता है पीसफुलनेस या ट्रैंक्वालिटी या फ्रेंडलीनेस, कॉर्डियलिटी, मतलब एक दूसरे के साथ भाईचारे वाला व्यवहार है तो उसे हम हार्मनी कहते हैं। हॉस्टिलिटी मतलब एक दूसरे से नफरत होना, एनमिटी, या आप कह सकते हैं शब्द हेट्रेड। तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कॉन्ग्यूरिटी मतलब होता है अ स्टेट ऑफ अग्रीमेंट, मतलब आपसी सहमति वाला स्तर, या कॉन्कर्ड या पीस, उस तरह के स्टेट को हम कॉन्ग्यूरिटी कहते हैं। कंसेंट मतलब रजामंदी, और कॉन्कॉर्ड मतलब जैसा मैंने अभी बताया फ्रेंडलीनेस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। हिज ब्रदर डैश हिज एंड डैश गेव हिम अ वॉच आफ्टर हिज रिजल्ट। तो देखिए हिज ब्रदर टुक हिज वर्ड एंड, देखिए टुक हिज वर्ड तो होगा नहीं, केप्ट हिज वर्ड हो सकता है। हिज ब्रदर ब्रोक हिज रिकॉर्ड, ये भी नहीं होगा। हिज ब्रदर लॉस्ट टेम्पर पे कोई क्यों ही देगा। हिज ब्रदर केप्ट, यहाँ पे केप्ट हिज प्रॉमिस, ये सबसे अप्रोप्रिएट है, मतलब उसके भाई ने अपना प्रॉमिस रखा और रिजल्ट के बाद उसे एक वॉच गिफ्ट में दी। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कह रहा है। तो द डॉग वॉज टेरिफाइड बाय द अनएक्सपेक्टेड नॉइस।
तो यहाँ से शुरुआत हो जाएगी, द अनएक्सपेक्टेड नॉइज टेरिफाइड, बहुत ईजी है, द डॉग। ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सेकंड में। देखिए यहाँ पे हैड आ गया जबकि हमारे सेंटेंस में नहीं था, यहाँ पे हैज आ गया वो भी नहीं था, और यहाँ पे देखिए टेरिफाइड की जगह टेरिफाइज आ गया, यहाँ पे टेंस चेंज कर दिया, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, पढ़ते हैं। existing in a land from the earliest time or from before the arrival of colonialist, मतलब उस जगह पे एकदम शुरुआती दिनों से रहने वाले लोग, या जो कॉलोनियलिस्ट थे, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे एक्सपेंशन करके कब्जा करते, उनके आने से पहले से जो कोई वहां पे रह रहा था उसे हम कहते हैं एब ओरिजिनल्स। और नेटिव मतलब होता है जो जिसका बचपन वहीं से बीता हो, या जो शुरुआत टाइम से वो रहा हो। कई बार इसे एज सिनोनिम्स भी देखा जाता है, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। एबोरिजिनल मतलब बहुत पहले से एक ही समय पे एक ही जगह पे लोग रहने वाले होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब जो लोग होते हैं वो एबोरिजिनल्स कहा जाता है उन्हें, क्योंकि उनके पूर्वजों से लेकर आज तक वो आज भी जंगल में ही रह रहे हैं। जबकि नेटिव मतलब हम अभी फिलहाल कह सकते हैं कि हम इंडिया मतलब हम इंडियंस हैं, बट शुरुआती दौर में जो माइग्रेशन हुआ था वो सेंट्रल एशिया से इंडिया में हुआ था। तो इस तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है चीज़ों को। तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। एंशियंट मतलब आज, प्राचीन, और ओरिजिनल मतलब जो चीज जेन्युइन हो। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 16 एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कह रहा है। तो दिस ट्रेल इज नॉट फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय हाइकर्स। ट्रेल मतलब जो होता है पगडंडी, या जो रास्ता सा होता है पतला सा जो जा रहा हो। तो इसका ये मतलब है कि ये जो ट्रेल है यहाँ पे जो हाइकर्स होते हैं वो अक्सर इसे विजिट नहीं करते, इस रास्ते को चूज नहीं करते। तो हाइकर्स डू नॉट विजिट दिस ट्रेल, ये हो जाएगा। देखिए हमारे सेंटेंस में हैव हैज जैसा कुछ था नहीं, तो यहाँ पे हैव आया हुआ है इसलिए ये गलत है। यहाँ पे डू नॉट होना चाहिए, डज नॉट कर दिया, ये इसलिए गलत है। ये डिड नॉट हो गया, ये इसलिए गलत है। डू नॉट होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 17 इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। तो देख सकते हैं ये गलत लिखा हुआ है, अंटार्कटिक ऐसे लिखते हैं, ANTARC, अंटार्क और फिर टिक, ये है सही स्पेलिंग अंटार्कटिक की। ऑप्शन नंबर फोर्थ। एथलीट मतलब होता है जो एथलेटिक्स में पार्ट ले। प्रैक्टिकली मतलब जो प्रैक्टिकली रियल सेंस में पॉसिबल हो। और बेनिफिटेड मतलब जिसे किसी तरह का बेनिफिट मिला हो, फायदा मिला हो। अंटार्कटिक जो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में जो रीजन है बर्फीला, उसी को हम अंटार्कटिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 18 अंडरलाइन सेंटेंस के लिए सिनोनिम पूछ रहा है। तो दी एसेइस्ट सोल इंटेंशन वाज टू बैफल द रीडर्स। बैफल मतलब सरप्राइज कर देना, पजल कर देना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। तो जो एसेइस्ट था उसका इंटेंशन ये था कि वो रीडर्स को पजल कर दे, वो फंसा दे, उन्हें समझने में मुश्किल करा दे। इन्फ्लुएंस मतलब किसी को प्रभावित करना, स्कोल्ड मतलब डांटना, और एनॉय मतलब परेशान करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 19 स्पॉट द एरर। ही ऑलवेज एम्ड हाईली इन लाइफ, हाईली नहीं, ही ऑलवेज एम्ड हाई। यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब नहीं। तो ही ऑलवेज मतलब उसने हमेशा जिंदगी में बड़े एम्स किए, बड़े एम्स के बारे में सोचा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 येलो बेलीज जो है इस इडियम का मतलब पूछ रहा है। तो व्हेन द वॉर ब्रोक आउट ऑल द वॉर मॉन्गरिंग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बिकेम येलो बेलीज, मतलब कावर्ड हो गए। जो वॉर के बारे में हमेशा जो मॉन्गरिंग मतलब जो वॉर के बारे में हमेशा मतलब बात करते रहते थे, उसकी न्यूज़ को फैलाते रहते थे, है ना, तो उसे मॉन्गरिंग कहते हैं। तो जब वॉर ब्रोकआउट हुई, जब वॉर स्टार्ट हो गई, तो जो ये सोशल मीडिया पे जो एक्टिविस्ट थे जो वॉर के बारे में बोला करते थे, वो सब के सब कावड़ की तरह शांत बैठ गए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। जीलॉट्स का मतलब होता है एन एंथुजियास्टिक पर्सन विद स्ट्रॉन्ग रिलीजियस फीलिंग, मतलब एक वैसा आदमी जिसका मतलब फीलिंग रिलीजन के लिए काफी ज्यादा हो, और वो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक हो, उसमें बहुत ज्यादा लीन रहता हो। स्केप्टिक्स मतलब होता है समवन हु डाउट्स, वो जो सही या गलत पे काफी डाउट करता है उसे हम स्केप्टिक्स कहते हैं। और अपसेट स्टमक्स मतलब होता है जब पेट खराब हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर था। अब चलते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे। तो देखिए यहाँ से हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज शुरू होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। द इंडस्ट्री इज डैश रिकग्नाइज्ड एज टेक्निकली वेरी डैश। तो ये जो इंडस्ट्री है ये टीडियसली मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से रिकग्नाइज तो होगी नहीं।
इंडस्ट्री रिकग्नाइज हो सकती है, म्यूचुअली भी कुछ ऐसा रिकग्नाइजेशन का कुछ होना नहीं चाहिए, ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ को रिकग्नाइज किया जाता है। तो द इंडस्ट्री ग्लोबली रिकग्नाइज एज टेक्निकली वेरी वेल, अब एस्टैब्लिश जैसा कुछ शब्द आना चाहिए। तो द इंडस्ट्री इज ग्लोबली रिकग्नाइज्ड एज टेक्निकली वेरी डैश, मतलब ये होगा करेक्ट आंसर। ग्लोबली माने थ्रू आउट द वर्ल्ड ये काफ़ी रिकग्नाइज्ड इंडस्ट्री है। टीडियस मतलब होता है कंफ्यूजिंग, बोरिंग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर था। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। अब देखिए यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया था ग्लोबली है, तो द इंडस्ट्री इज ग्लोबली रिकग्नाइज्ड एज टेक्निकली वेरी वेल। अब देखिए वेरी वेल कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, वेरी वेल एस्टैब्लिश हो सकता है, वेरी वेल पैम्पर्ड नहीं होगा। पैम्पर्ड मतलब तो होता है किसी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना। और इक्विप्ड मतलब देखिए यहाँ पे एस्टैब्लिश भी हो सकता है, लेकिन एस्टैब्लिश के साथ ईडी लगता तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट बैठ सकता था, लेकिन यहाँ नहीं है, इक्विप्ड के साथ है, तो इसलिए यहाँ पे वेल इक्विप्ड हो जाएगा। एस्टैब्लिश लिखा हुआ है, ईडी लगाते तो फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाता, क्योंकि दोनों ही अप्रोप्रिएट वर्ड्स हो जाते हैं। तो ये जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, ये काफ़ी ज़्यादा इक्विप्ड है, मतलब इसके पास अच्छे इक्विपमेंट्स है जिससे कि ये प्रोडक्शन बढ़ा सके। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द इंडियन टी इंडस्ट्री इज अ डैश वन ट्रेडिशनली। पहले ये शुरुआती दौर में क्या थी ट्रेडिशनली ये फ्लरिशिंग थी, मतलब फल फूल रही थी। इंडियन जो भारतीय टी इंडस्ट्री थी वो पहले बहुत ज़्यादा फल फूल रही थी पुराने समय में। फ्लरिश लिखे, आप सिर्फ फ्लरिश लिखा है, यहाँ फ्लरिशिंग होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। कंडेंसिंग मतलब जम जाना, जमने वाली तो थी नहीं। थ्रैशिंग मतलब भी गलत है। थ्रेशिंग मतलब होता है कि इसको पीटते हुए चीज़ों को निकालना, जैसे हम थ्रैशिंग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं गेहूं के कट जाने के बाद, तो वैसा कुछ है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। नेक्स्ट, tea has been used in India for dash purpose as well as for dash. Tea has been used in India for मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है। सिक पर्पस, इम्यून पर्पस, इम्यूनोलॉजी पर्पस तो होगा ही नहीं। सिक मतलब बीमार, इम्यून मतलब खुद शरीर का खुद से प्रोटेक्शन करना बॉडी का, और इम्यूनोलॉजी उसी की स्टडी को कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सबसे अप्रोप्रिएट बैठेगा। टी हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर मेडिसिनल पर्पस, मतलब इसका चाय का प्रयोग मेडिसिनल पर्पस से इंडिया में होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो यहाँ पे मेडिसिनल हो गया। देखिए टी जो है वो मेडिसिनल पर्पस के साथ साथ कंजम्पशन के पर्पस में भी इस्तेमाल होते आई है, मतलब कि कंज्यूम करने के लिए। मतलब किसी को तो मेडिसिनल फॉर्म में, बाकी लोग ऐसे ही जनरल जनरल कंजम्पशन के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुलफिलमेंट मतलब प्रतिपूर्ति करना, एडवांटेज मतलब किसी न किसी तरह का अप हैंड होना, फायदा होना, रिटेंशन मतलब किसी चीज़ को रोक के रखना। तीनों ये अप्रोप्रिएट नहीं बैठेगा, कंजम्पशन एक वर्ड है जो फिट बैठ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो इससे पीछे के सेट बना रखे हैं एसएससी सीजीएल के, उन सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी उसे चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप उसे एक थम्स अप दे सकते हैं, अपने किसी मित्र के साथ शेयर कर सकते हैं, और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।